मैथ्स का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। मैथ्स के इस मॉडल पेपर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद ही हम लोग इस मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उसका जो मार्किंग स्कीम दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला जो होगा सेक्शन ए होगा। इस सेक्शन ए में टोटल 10 MCQs क्वेश्चन होंगे, सब एक एक मार्क्स के होंगे। MCQ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी जो होगा वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होगा और सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो होगा 8 से 14 जो होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। 15 से 17 जो क्वेश्चन हो जाएगा 4 मार्क्स के हो जाएंगे और 18, 19, 20 और 21 टोटल 4 क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के होंगे और आंसर भी हम लोग को उनका उसी हिसाब से देना होगा। जैसे क्वेश्चन में पहला देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए। सिंपल क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √3 और sec इनवर्स -2 को सेपरेट करने में कितना आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कुछ रूल्स याद कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो जैसे अगर मान लेता हूँ मैं कि साइन इनवर्स अगर -x में हो, tan इनवर्स अगर -x में हो और cosec इनवर्स अगर -x में हो, ठीक है, इन तीनों के केस में हम लोग का जो आंसर निकलता है वो डायरेक्टली -θ निकल जाता है। प्लस वाले में कोई डाउट नहीं होगा, माइनस वाले में डाउट हो सकता है। सिमिलर पहला क्वेश्चन बना रहा है। अगर इसी के बदले अगर मैं ऐसा लेता हूँ cos इनवर्स -x हो, cot इनवर्स -x हो और sec इनवर्स -x हो, तो इन सब में हम लिखते हैं पाई -θ। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसकी वैल्यू कितनी होगी। tan पे √3 कब आता है, तो tan पे √3 पॉजिटिव वैल्यू डायरेक्टली ले लेंगे इसको। तो tan पे √3 आता है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा π/3 माइनस sec में, sec मतलब इस वाले में लगेगा पाई -θ पुट करेंगे। तो क्वेश्चन है sec में -1/2 कब आता है, तो हम लोग के पास आंसर हो जाएगा -π/3 पे। ठीक है, ब्रैकेट खोल देते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा ये पाई -2π/3, ये 3 से माइनस कर देंगे 2π/3 बचेगा और इसको जब माइनस करेंगे तो -π/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा और इसकी जो वैल्यू है, कंडीशन दी हुई है कि a² जो i के बराबर है, तो दिए हुए कंडीशंस में से कौन सा कंडीशन जो है वो सही है। तो a² निकाल लेते हैं। a² कैसे निकालेंगे, इसी मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करते समय क्या ध्यान देंगे, इसको इस रो को इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा α² प्लस गामा बीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस लाइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस माइनस प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके, तो अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा गामा बीटा माइनस माइनस प्लस α² इज इक्वल्स टू आई। आई क्या होगा 1 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1। चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, दोनों से सेम कंडीशन निकल रहा है। अगर साइड चेंज कर देते हैं तो हम लोग के पास कंडीशन आ जाएगा, किसी भी साइड से निकाल सकते हैं। जैसे इसको उधर भेजता हूँ तो क्या निकलेगा
1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1। इस हिसाब से कौन सा आंसर सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स में एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग? इसमें हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा x टू 18x इक्वल्स टू है 6 टू 18 6। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू, इधर से करेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। इसे निकलेगा x इक्वल्स टू 36, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? प्लस माइनस 6। तो इसमें तो दोनों ऑप्शन सही लग रहा है, ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि y इज इक्वल्स टू गिवन है साइन इनवर्स 3x और पूछा इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाई डी एक्स निकाल देंगे। तो dy बाई डी एक्स होता है, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3x का स्क्वायर, और x के मल्टीप्लिकेशन में है जो वो इंटू में आ जाएगा, तो इंटू 3, चेन रूल लगाया हुआ है। तो 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर आंसर, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग, कौन सा ऑप्शन जो ऐसा दिख रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि एलपीपी के लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए फिजिबल रीज़न कैसा होता है। तो याद करने वाला क्वेश्चन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होंगे अगर उसका कभी भी निकालेंगे हम लोग तो उसका शेप जो होता है हमेशा कन्वेक्स ही होता है, बाहर की ओर उठा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कन्वेक्स पॉलीगन, ऑलवेज ए कन्वेक्स, कन्वेक्स पॉलीगन। इसका आंसर क्या निकलेगा? हमेशा कैसा होगा इसका? कन्वेक्स पॉलीगन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है उसी को डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर ये हो गया और इसका जो पावर हो गया उसको डिग्री कह देते हैं। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दिए हुए ट्राइंगल में, यहाँ पर ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल के हिसाब से इसमें कौन सा सेट ऑफ रिलेशन सही है इसको पूछा है, ठीक है। तो ट्राइंगल को बना लेते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कैसा दिया? ये हो गया पहली लाइन, ये हो गया सेकंड लाइन, थर्ड लाइन हो गई ऐसे। ये जो है ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और तीनों के तीनों जो हैं इसको अगर ध्यान से देखें होंगे हम लोग तो हम लोग के पास एक ट्रायंगल लॉ होता है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि जो दो वेक्टर जो सेम ऑर्डर पे, जैसे ये और इस वेक्टर को देखिए सेम ऑर्डर पे हो, उन दोनों का सम थर्ड वाले के बराबर, मतलब ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी के बराबर होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर। साइड चेंज करेंगे तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इस हिसाब से जो लिखा है एकदम सेम, सी ए और ए सी में अंतर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए बी है, बी सी है और माइनस ए सी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। एक यहाँ पर एक फिजिबल रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा है इसमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। दिए हुए ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो इसमें सिंपली पुट करना है वैल्यू को, और जब पुट करेंगे x की वैल्यू 2 2 फिर 2 0 0 6, तो हम लोग देखते हैं 0 6 में इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगा 42, ठीक है। इस ग्राफ को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यूज़ दी हुई फिजिबल रीजन में, पहले तो p को देख लेते हैं। p जो है क्या है? p है 11x प्लस 7y, और जो पॉइंट फिजिबल रीजन्स के पॉइंट जो निकले हैं वो है, पहला पॉइंट निकला है 0 6, दूसरा पॉइंट है 0 0, तीसरा पॉइंट है 2 2, अगला पॉइंट है 2 0। बस वैल्यूज़ को पुट करके इसकी वैल्यू निकालने, पूछा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो चेक कर सकते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो पहले 0 पुट कर देंगे तो 0 × 6 हो जाएगा ये,
अगला 0 0 पुट करेंगे दोनों 0 हो जाएगा। अगला 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग के पास 22 प्लस 14 दैट इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, इसको जब पुट करेंगे तो कितना होगा, दोनों को 0 0 पुट करना, इसमें x की जगह पे 0, इसको पुट करेंगे तो कितना 7 इंटू 6 दैट इज़ 42। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 42 ही आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो पी ए बाई बी जो होता है, अगर पी बी बाई ए के बराबर हो जाए, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है कि पी ए और पी बी दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी। फिर पूछा है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो उसमें एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होगा, सिर्फ एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हो जाएगा सिर्फ आई कैप, वाई डायरेक्शन का हो जाएगा सिर्फ जे कैप, और जेड का डायरेक्शन होता है के कैप। अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछें तो आई प्लस 0j प्लस 0k। इसका पूछेंगे तो क्या निकलेगा 0i प्लस j प्लस k 0k। इसका क्या निकलेगा 0i प्लस 0j प्लस k। तो इस हिसाब से निकाल सकते हैं हम लोग कि कितना क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस का वैल्यू निकलेगा। तो क्या निकलेगा, पहला निकलेगा 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर ए पूछा है कि एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 64 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है हम लोग के पास, एडजॉइंट ए जो होगा एक प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए कितना होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 के बराबर होता है, जहाँ पर n क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है 3/3 या 2/2 का, तो अगर 3/3 का तो n की वैल्यू 3 लेते हैं, और 2/2 का तो n की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा n इंटू n का कोई मैट्रिक्स होना चाहिए। इस हिसाब से अगर मैं समझो इस क्वेश्चन को पुट करें तो कितना हो जाएगा कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर 3-1। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेगा 8। ठीक है, पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा 8। अब रूट निकालें इसलिए +-8 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में बोला है कि y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स e रेज़ टू पावर x है, तो dy/dx निकाल के बताइए कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, चेन रूल लगाना है बस। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसका, dy/dx डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड में dy/dx की वैल्यू क्या निकल जाएगी, कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ पहले, तो 1/√1 e टू द पावर x का स्क्वायर, और डिफ्रेंशिएशन अंदर वाले फंक्शन का मतलब e टू द पावर x, इसी को चेन रूल कहते हैं। ये क्या आ जाएगा 1/√1 e टू द पावर 2x, और e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही आएगा। तो फाइनली आंसर क्या बच जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x अपॉन √1 e टू द पावर 2x। तो क्वेश्चन नंबर सी, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी dx। सिंपल क्वेश्चन है, तो इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं हम लोग कि साइन x कॉस x अगर है तो फॉर्मूला होता है साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, अगर इसी में इसे पुट कर दें तो क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी के आगे में क्या आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा ये वाला 2 और डिवाइडेड बाई 2 और। अब ये 2 और 2 नहीं कटेंगे क्योंकि वो फॉर्मूले का मतलब ये एंगल है और नीचे में बाकी नंबर है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन करना है। बस सिंपली इंटीग्रेशन करने पे आ जाएगा। इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉस 2ax प्लस 2b, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया,
और जो x के मल्टीप्लिकेशन में होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कितना बचेगा 2a और एक 2 पहले से बचा था नीचे में, तो आंसर क्या बचेगा प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाई 4a प्लस c। क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर सब्स्टिट्यूशन करना होगा तो टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि प्रूफ y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन पूछा है कि प्रूफ करना है कि अगर y इज इक्वल्स टू कॉस x है तो y डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी y डैश प्लस साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। प्रूफ करना सिंपल क्वेश्चन, एक बार डिफ्रेंशिएट करके बस सॉल्व करना है। तो हम लोग के पास क्या निकलेगा, y डैश की वैल्यू क्या निकलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स, इससे निकाल लिया इसको। अगर साइड चेंज कर देते हैं तो y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू क्या बच जाएगा 0 हो गया, प्रूफ हो गई। तो का ई चेक करते हैं, ई कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ई में क्या होगा, ई में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या करना होता है कि इसके ऊपर में किसी भी नंबर के ऊपर में साथ में मल्टीप्लिकेशन में 1 मान सकता हूँ, और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1। सिर्फ उतने को ही पुट करने से आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसके अलावा dx। एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे लेते हैं, दोनों को दो पार्ट में बांट देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब इनके इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है हम लोग को, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का, इसका भी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan x माइनस सेक कॉट एक्स, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेकंड का। अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि सिंप्लीफाई करके बताइए। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन हो गया, कॉस इन्वर्स अंडर रूट कॉट इन्वर्स अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम लोग के पास एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो एक्स को जनरली सेक या कॉसेक लेना चाहिए। इस क्वेश्चन में सेक ले लेते हैं, तो लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल्स टू सेक थीटा। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कॉट इन्वर्स अंडर रूट 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स अंडर रूट 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉट इन्वर्स, सिंप्लीफाई करने में क्या मिलेगा, कॉट इन्वर्स अंडर रूट कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, इससे आ जाएगा, रूट हटा देंगे तो कॉट थीटा कॉट इन्वर्स कॉट थीटा बचेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ थीटा। अब ऊपर में क्या लिए थे कि एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, सेक इन्वर्स थीटा, सेक इन्वर्स एक्स, सॉरी। तो पुट कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा सेक इन्वर्स एक्स, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, ये पहले सेकंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाइए, इसमें aij की वैल्यू जो है वो i-3j है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, a11 निकालना पड़ेगा, a12 निकालना पड़ेगा, a13 निकलेगा, a21 होगा, a22 होगा, a23 होगा, a33 होगा, a31 होगा, a31 होगा, a32 और a33, टोटल 6 एलिमेंट्स निकालने। तो पहले में क्या पुट करेंगे, दोनों की जगह पे 1 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3 का मॉड, तो आ जाएगा -2 का मॉड 2। अगले वाले में क्या होगा, पुट करेंगे x के जगह पे 1, i के जगह पे 1 और j के जगह पे 2, ये वाली वैल्यू पुट करनी 1 और 2,
तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 का मॉड, 1 माइनस 6 मतलब हो गया -5, -5 का मॉड 5 हो गया। नेक्स्ट A13 पूछा है I के जगह पे 1 और J के जगह पे 3, तो 1 माइनस 9, 1 माइनस 9 हो जाएगा -8 और -8 का मॉड हो जाएगा 8। A21 आगे में I के जगह पे 2 और J के जगह पे 1, तो -1 का मॉड मतलब 1। A22 मतलब दोनों I और J दोनों की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, तो 2 माइनस 6 मतलब -4 का मॉड 4। A23 मतलब X के जगह पे 2 और J के जगह पे 3, तो 2 माइनस 9 हो जाएगा 7, और 7 में से माइनस कर देंगे, 7 माइनस में आएगा, उसको पॉजिटिव लेंगे तो सिर्फ 7। ठीक है। 3 का मतलब हो जाएगा I के जगह पे 3 और J के जगह पे 1, तो कितना हो जाएगा 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। A3I का मतलब क्या होगा 3 2, तो X की जगह पे 3, I की जगह पे 3 -6, तो हो गया -3 का मॉड 3। A33 दोनों जगह पे 3 पुट करना है, तो 3 माइनस 9 -6, तो मैट्रिक्स क्या बना, मैट्रिक्स बनेगा मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2 5 8 1 4 7 0 3 -6, सॉरी माइनस नहीं है, सिर्फ प्लस वैल्यू लेनी, आंसर हो गया। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला है कि दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड है √3 और 2 और A डॉट B है √6, तो बोला है कि दोनों वेक्टर को निकाल के बताइए। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 4। तो कहानी होती है कि A डॉट B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या निकल करके आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट B अपॉन A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड, बस पुट करने पे आंसर आ जाएगा। गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ A √3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ B 2 है, और A डॉट B की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, A डॉट B की वैल्यू दी हुई है √6, से पुट करना। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू A डॉट B की वैल्यू कितनी थी √6 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसे करके 2 बचेगा, और √2 अपॉन 2 कैंसिल आउट करेंगे तो √2 और बच जाएगा, तो 1/√2 मतलब 45 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 के बराबर आएगा और थीटा क्या निकल जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि अल्फ़ा और म्यू की वैल्यू निकाल के बताइए। जब ये दोनों कैसे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो दिया है 0 दिया है। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या होता है कि दोनों आपस में पैरेलल होगा कुल मिलाकर के। ठीक है, कभी भी अगर A क्रॉस B की वैल्यू 0 दी हुई है, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे आपस में पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया। अगर ये दोनों पैरेलल है और ये A है और ये B है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू लैम्डा B। ठीक है, एक तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के सबको 0 कर देते। यहाँ से क्या निकल के आता है मेरे पास कि कंपोनेंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम आता है। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज़ की जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा क्या निकलती है, एक पर्टिकुलर रेशियो में निकलता है। तो क्वेश्चन में दिया है दोनों का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब 2/1 इज इक्वल्स टू 6/α इज इक्वल्स टू 27/μ हो जाएगा। ये कंडीशन क्यों लग रहा है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हो गए पैरेलल। तो इससे क्या पता चलता है, देयरफॉर वेक्टर्स आर पैरेलल। और अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या निकलेगा कि A क्रॉस B इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 2/1 इक्वल्स 6/α इक्वल 27/μ। सिर्फ साइड चेंज करेंगे पहले वाले के लिए, तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा 6/2, कैंसिल आउट होकर 3 बचेगा। इससे क्या निकलेगा, म्यू इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 27/2। ऐसे दो वैल्यूज निकल जाएंगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी 3 और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 27/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, कंटिन्यूस है कि नहीं चेक करना है। तो f(x) इक्वल्स टू गिवन है x² एट x इक्वल्स टू 0।
अब कंटिन्यूटी चेक करने का दो तरीका होता है। अगर दो डेफिनेशन दी हुई होगी तो LHL और RHL दोनों निकालते हैं। अगर एक ही डेफिनेशन दिया हो तो सिंपल हो जाता है। हम लोग क्या निकालेंगे, FA निकालेंगे और निकालेंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू a fx की वैल्यू। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम लोग बोलेंगे दोनों कंटिन्यूस हैं, और दोनों बराबर नहीं आए तो कंटिन्यूस। अगर दो डेफिनेशन दी होगी तो LHL और RHL निकालेंगे। यहाँ पर एक ही डेफिनेशन दी, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो क्या a की वैल्यू क्या दी हुई, 0, F0 निकाल लेता हूँ। F0 क्या निकलेगा, 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। अब निकालते हैं हम लोग F लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू निकालते हैं। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 x का स्क्वायर निकालते हैं। x की स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 का स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है। इसका मतलब क्या निकला, देयरफॉर F0 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। और अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं कभी भी, इसका क्या मतलब निकलता है कि देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए इसका मतलब क्या निकलता है, fx क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो पूरा चेक करके बताइए कंटिन्यूस है कि नहीं। ये कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो दैट fx इक्वल्स इतना इज इंक्रीजिंग ऑन r इंक्रीजिंग है कि नहीं चेक करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक्चुअली इस क्वेश्चन में पूछना चाहिए था कि फाइंड द इंटरवल एट विच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, पर फिर भी चला लेते हैं। तो fx की वैल्यू क्या दी हुई है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। f डैश x की वैल्यू क्या निकलेगी, जगह 3x स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी 3 है, ये 6x आ जाएगा। अब जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालना होता तो f डैश x की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम लोग, 0 के बराबर मान लेते हैं। इससे क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन, x माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। इससे x की दो वैल्यू निकली, x इक्वल्स टू निकल जाएगा 2 और x इक्वल्स टू निकल जाएगा 0। ऐसे दो क्रिटिकल पॉइंट निकल गए। मतलब इन दोनों पॉइंट पर ही चेक करना पड़ेगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इन दोनों पॉइंट को चेक करना है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। एक तरीका होता है नंबर लाइन पे ट्राई कर सकते हैं, एक तरीका होता है हम लोग इंटरवल डायरेक्टली पुट कर लें, ठीक है। तो नंबर लाइन बना दे रहा हूँ, ये हो गया नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे इधर होगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 2 आएगा। पहली वैल्यू ले रहे हैं हम लोग 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच के कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और इसको पुट करने के बाद अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो साइन को यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पुट करना चाहता हूँ 0 से माइनस इन्फिनिटी -10 पुट करना चाहता हूँ, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं नेगेटिव नंबर। तो अगर -10 -3 भी पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर देखते हैं। तो 3 इंटू -1 -2 इंटू -1, तो क्या वैल्यू निकल जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1 -3 इंटू -1 कितना हो गया, पॉजिटिव साइन। सिर्फ साइन से मतलब है। तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव आ गया। अगला देखते हैं 2 और 0 के, 2 और 1 और 0 और 2 के बीच की कोई वैल्यू पुट करते हैं। सिंपली 1 पुट कर लेते हैं। तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू कितना, 1 ट्राई कर रहे हैं ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 इंटू -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पर नेगेटिव मिल गई। सिमिलरली जब ट्राई करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा था कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है, तो पूरे रियल नंबर पे तो इंक्रीजिंग नहीं है। इसका जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग हो, कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग होगा, जो दिया हुआ फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 यूनियन 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इस इंटरवल पे क्या है, पॉजिटिव आया है, मतलब वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। और 0 से लेकर के 2 तक के इंटरवल पे इसकी वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव आई है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर वो डिक्रीजिंग है। कहाँ से पता चल रहा है, फ्रॉम नंबर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। इसका इंटीग्रेशन निकाला। इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल के, अभी जब बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक 2 log sin x माइनस
लॉग, अब इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x, ठीक है, dx। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस कर देते हैं तो बचेगा log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x dx। एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, अच्छा इंटीग्रेशन को अंदर ले जा रहा हूँ, log sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log cos x dx। एक प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, अगर इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक हो तो, ठीक है। क्या बोलता है प्रॉपर्टी कि 0 से लेकर के π/2 तक log sin x dx अगर है, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 तक log cos x का इंटीग्रेशन, दोनों की वैल्यू क्या आती है, बिल्कुल सेम आती है। एक NCERT का सॉल्व क्वेश्चन है, इसमें हम लोग इन दोनों की वैल्यू क्या निकलती है, बिल्कुल सेम निकलती है। इन दोनों की जो वैल्यू निकलती है वो हो जाती है -π/2 log 2। दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि हम लोग को पता है कि ये सही स्टेटमेंट है, NCERT में इसको सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो गए क्योंकि दोनों इक्वल थे। तो क्या बचा, सिर्फ माइनस में log 2 बाहर और बच जाएगा किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के π/2 तक। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस log 2 का माइनस log 2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, 0 से लेकर के π/2 तक, तो माइनस में log 2 ये हो जाएगा π/2 माइनस 0, और सिंप्लीफाई करेंगे तो -π/2 log 2 आंसर। सिंपल है क्वेश्चन जो है, और सेम क्वेश्चन होता है लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि उसमें जो इंटीग्रेशन रहता है उससे काफ़ी बड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस 10x, ठीक है। इसको बनाने के कई तरीके होते हैं, बिना किसी फॉर्मूले या किसी पैटर्न को सिखाए बिना भी इसको बना सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग लेट कर लेते हैं 10x की वैल्यू क्या होती है, 10x होता है sin x अपॉन cos x। इस हिसाब से क्या निकल जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos x, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा cos x ऊपर चला जाएगा, तो cos x अपॉन cos x माइनस sin x, ये dx हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कितना हो जाएगा, 1/2 डिनोमिनेटर वाला इंटीग्रेशन, फिर क्या हो जाएगा 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x। अब 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 भाग में तोड़ सकते हैं फिर से, तो 1/2 का 1/2, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, इस 2 को लिख सकता हूँ मैं cos x प्लस cos x और डिवाइडेड बाई जो पहले था वैसे का वैसा ही, मतलब cos x माइनस sin x, dx का dx। इसके बाद क्या होगा कि एक ही टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी किया सकता है, तो 1/2 का 1/2, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, cos x प्लस sin x ऐड कर दे रहे हैं इसमें, और फिर प्लस cos x जैसा था वैसे का वैसे ही, cos x जो था वैसे का वैसे ही, फिर माइनस में क्या आ जाएगा, जैसे sin x को ऐड किए थे उतना ही sin x सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई cos x माइनस sin x। अब इसको 2 पार्ट में ले सकते हैं, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसके साथ, 2 बार पार्ट में बांट देते हैं। तो i इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, हाफ का हाफ
इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स dx। अब ये दोनों टर्म सेम है, सेम टर्म्स को आपस में काट देते हैं। तो हम लोग के पास फाइनली इंटीग्रेशन i की वैल्यू क्या बची कि i की वैल्यू बच रही है हम लोग के पास i इज इक्वल्स टू 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ये हो जा रहा है cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स और प्लस 1 dx। अब इस इंटीग्रेशन को अगर ध्यान से देखें हम लोग तो इसके डिनोमिनेटर में cos x माइनस साइन एक्स है और उसके ऊपर में cos x प्लस साइन एक्स है। और कभी भी अगर ऐसा टर्म आ जाए कि नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करने पे ऊपर वाला मिल रहा हो तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इसको दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ का हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स dx। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी x, तो हाफ i की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हाफ x प्लस i1। अब इस i1 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग सेपरेटली, ठीक है। तो i1 क्या है, i1 इज इक्वल्स टू था इंटीग्रेशन अपॉन में है cos x माइनस साइन एक्स और ऊपर में है cos x प्लस साइन एक्स। और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जब डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में होता है तो नीचे वाले को टी लेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो डी टी बाई डी एक्स क्या निकल जाएगा, डी टी बाई डी एक्स निकल जाएगा, cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x। वैल्यू क्या बच रही है हम लोग के पास, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने में साइन एक्स प्लस cos x और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू इतनी निकल गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो निकल जाएगा हम लोग के पास कि डी टी माइनस में इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए ये वाला पार्ट नीचे वाले को अगर मैं टी लेट करता हूँ, नीचे वाले को अगर टी लेट करते हैं तो उसका ऊपर वाला डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म पे हम लोग के पास अपने आप अरेंज हो गया। तो इस हिसाब से क्या निकलेगा, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यू। तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, नीचे वाली वैल्यू हो गई टी और ऊपर वाली वैल्यू हो गई माइनस टी टी। ये निकल गया i1 की वैल्यू। तो i1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस में log t। अब क्या करना है, इस i1 की वैल्यू ऊपर में सब्स्टिट्यूट करनी है और माइनस का माइनस log का log और t की वैल्यू कितनी थी, cos x माइनस साइन x, बस वैल्यू पुट करने पे आंसर आ जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू क्या था, i इज इक्वल्स टू था 1/2 x प्लस i1 और i1 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 x प्लस माइनस में log cos x माइनस साइन x आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोला है कि दो ऐसे वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालनी है हम लोग को, ठीक है। दो लाइन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन होता है r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। तो अगर एंगल निकालना हो दो लाइन के बीच में, अगर एक लाइन ये है ये a1 b1 है और r इक्वल्स टू है a2 प्लस लैम्डा b2, तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 मैग्नीट्यूड b2 मैग्नीट्यूड। इस हिसाब से अगर वैल्यू निकालें हम लोग तो क्या निकलेगा कि b1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 6k, b2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। अब b1 डॉट b2 निकाल लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला में पूछा है। तो b1 डॉट b2 कितना निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना सिंपल होता है। i वाले टर्म को i वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, j वाले को j वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, k वाले को k वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और i j के हटा देंगे। तो वैल्यू क्या बचेगी हम लोग के पास, वैल्यू बचेगी b1 डॉट b2 की वैल्यू बचेगी 3 प्लस 4 और प्लस 12
3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया हम लोग के पास, ये हो गया 19 यूनिट्स। ये B1.B2 निकल गया। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या निकल जाए, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B1.B2 मतलब 19 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 19 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36 और इंटू 1 प्लस 4 प्लस 4, दैट इज इक्वल्स टू 19 अपॉन अंडर रूट 49 इंटू अंडर रूट 9। वैल्यू बचेगी 19 अपॉन 7 इंटू 3, हो जाएगा 19 अपॉन 21। तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है, डॉट प्रोडक्ट के बाद आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक इंटीग्रेशन निकालना है, सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू दी हुई है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो पूरा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे LHS में, ये वेरिएबल सेपरेबल मॉडल का क्वेश्चन है। और जब भी 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स देखते हैं तो फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1 माइनस कॉस एक्स, अगर माइनस में है कॉस तो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स अगर हो तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू को, तो क्या निकल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इससे क्या निकाल सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको चेंज करते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 में। अभी ये आइडेंटिटी लगी हुई है, कौन सी आइडेंटिटी लग गई यहाँ पर, आइडेंटिटी है कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फाइनली क्या रिजल्ट आ रहा है हम लोग के पास, फाइनली रिजल्ट आ रहा है कि dy इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट करने पे आंसर आ जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, x बाई 2 था और x बाई 2 की वजह से यहाँ पर एक 1 बाई 2 और आएगा, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो आंसर बचेगा y इज इक्वल्स टू 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि z की जो वैल्यू है वो है 4x प्लस वाई, और बोला है कि x प्लस वाई इज़ लेस देन 50, कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं 3x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 90, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कॉन्स्टेंट के आधार पर इसमें से z को मैक्सिमाइज़ करने का कंडीशन निकालना है। तो z को मैक्सिमाइज कंडीशन क्या होता है अपने पास कि इन दोनों लाइन का ग्राफ बनाना पड़ेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, इसका एक ग्राफ बनेगा। एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, टेबल बना लेते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे
और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू क्या मिलती है 50, तो 0 पुट करने में 50 और y की वैल्यू 0 पुट करने में x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 50, तो पहला पॉइंट मिल गया 0 50 50 0। नेक्स्ट वाला जो है अपने पास वो है नेक्स्ट वाला ग्राफ 3x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 90। इसका अगर आप प्लॉट करते हैं तो इसके लिए भी हम लोग एक्सिस बना लेते हैं तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा y हो जाएगा। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी डायरेक्टली 90 और y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो 3 का साइड चेंज करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू 0 पुट करने पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 30। अब इस पॉइंट के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करना है हम लोग को, ठीक है। तो दो एक्सिस बना लेते हैं हम लोग, x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट दिया है x0 y50, x0 y50 मतलब मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर होगा और उतने ही डिस्टेंस पे ये होगा 50 0 और ये हो जाएगा 0 50, दोनों को जोड़ देते हैं तो डिज़ायर्ड ग्राफ बन जाएगा हम लोग को, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसका लाइन का इक्वेशन यहाँ पर लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूज़न बाद में ना हो जाए हम लोग को। तो ये है x + y = 50। अब कंडीशन जो दी हुई है उसमें क्या दी हुई है कि x + y = 50 नहीं है, वो लेस देन और इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या होता है कि इस ग्राफ में एक लाइन ना मिलकर के पूरा एक रीजन मिलेगा। जो रीजन मिलेगा वो या तो ऊपर की ओर होगा या तो वो नीचे की ओर होगा, तो या तो इस साइड होगा या तो इस साइड होगा। इसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो पॉइंट होगा उसको चेक, किसी भी एक पॉइंट को, इधर के किसी भी पॉइंट को चेक कर सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे और इधर के किसी भी पॉइंट को चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं इधर के किसी पॉइंट यानी 0 0 को चेक करते हैं, इस ओरिजिन को चेक करके देखते हैं कि इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या कंडीशन निकल रहा है, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं चेक करना है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या हो गया, पॉइंट्स दिए हुए हैं x + y = 50, चेक कर लेते हैं। तो 0 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करने पर 0 + 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 50। अगर ये सही है मतलब आंसर इस साइड होगा, तो आंसर जो होगा वो ओरिजिन के साइड होगा, ऐसा मान लेता हूँ। ये पूरा रीज़न जो रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा जो रीज़न है वो इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन के साइड होगा। ये पूरा रीज़न जो होगा इस क्वेश्चन के, इन इक्वेशन के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा रीज़न। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट में क्या बोलता है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 90, मतलब ऊपर में कहीं पर आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 90 और दूसरा पॉइंट है 30 0, मतलब यहाँ पर आएगा 30 0। तो जब जोड़ेंगे इनको तो ये दूसरी वाली लाइन मिल जाएगी हम लोग को, दूसरा वाला कंडीशन। अब फिर से चेक करना पड़ेगा कि इसका आंसर जो निकल रहा है वो ऑरिजिन के साइड है या ऑरिजिन के अपोजिट। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है 3x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 90। तो इसका जो आंसर निकलेगा हम लोग के पास, इस लाइन का जो आंसर निकलेगा वो 0 0 चेक करते हैं, 0 + 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 90, मतलब ये भी सही आया, ये भी सही है, मतलब आंसर किधर होगा, अंदर की ओर होगा। तो अंदर की ओर होने का मतलब क्या होगा, इस लाइन के इस साइड आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो इस लाइन के इस साइड आने का मतलब क्या होगा, जो आंसर निकलेगा वो इधर आएगा, ऐसा नीचे की ओर आएगा। अब एक ऐसा रीज़न ढूंढना है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और जिस पे क्या हो, सारे के सारे जो हो ये दोनों पॉइंट कॉमन आ जा रहा है, ग्रीन वाला और रेड वाला दोनों कॉमन आ रहा है। तो ये सिर्फ ये वाला रीज़न है, देखिए ये वाला रीज़न, इस रीज़न पे ये रीज़न जो है इसी को फिजिबल रीज़न कह देंगे और जो आंसर आएगा वो इसी फिजिबल रीज़न में आना चाहिए, ठीक है। इस फिजिबल रीज़न के सारे पॉइंट्स चाहिए मेरे को। तो हम लोग के पास ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट क्या है 0 50, ये वाला पॉइंट क्या है ओरिजिन है, मतलब 0 0, ये पॉइंट हो जाएगा 0 0, ये पॉइंट है हम लोग के पास 30 0, बच गया ये पॉइंट कैसे निकालें, ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, x + y = 50 था और 3x + y = 90 है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, y से y कैंसिल, -2x = -40, तो x = -40/-2 कैंसिल आउट कर दिए तो 20, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 20। अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी 50 - x,
तो y निकल जाएगा 30। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट निकलेगा वो x है 20, y 30, मतलब 20 30। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब सिर्फ z की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग के पास हो जाएंगे पॉइंट्स, फिर हो जाएगा z की वैल्यू क्या दी हुई थी क्वेश्चन में, ऊपर में दिया हुआ z की वैल्यू क्या दी हुई है, z दिया है 4x + y, तो z हो जाएगा 4x + y। x पहला पॉइंट दिया है 0,0, फिर पहला फिजिबल पॉइंट 0,0, दूसरा है 0 50, फिर है 30 0, और लास्ट जो कॉमन पॉइंट निकला था वो था 20 30। z की वैल्यू पुट करना है, 0 0 पुट करने में इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी, 0 50 पुट करने में 50 हो जाएगा, और 30 0 पुट करने पे या 30 × 4 हो जाएगा अपने पास 120, और इसको पुट करने पे हो जाएगा 20 × 4 + 30, दैट इज इक्वल्स टू 80 + 30, और इसकी वैल्यू आ गई 110। अब पूछा है कि मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम कब दिख रहा है हम लोग को, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो निकल रही है वो 120 निकल रही है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो फॉर x = 30, y = 0, z इज मैक्सिमम, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, PA दिया हुआ है और PB दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14। ये टॉपिक सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है PA, फॉर PA दिया हुआ 1/2, PA की वैल्यू दी हुई है 1/2, और PA यूनियन B गिवन है 3/5, और PB निकालना है, PB की वैल्यू P दी हुई है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि AB जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है PA यूनियन B जो होगा वो PA + PB हो जाता है। ठीक है, और क्योंकि PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू इस केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, PA यूनियन B निकालना है, बस पुट करना है वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, PA यूनियन B कितना हो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू PA मतलब 1/2 और प्लस P, साइड चेंज करेंगे तो 3/5 - 1/2 इज इक्वल्स टू P। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 5/10 इक्वल्स टू P, तो P इज इक्वल्स टू 1/10 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन होता है कि PA इंटरसेक्शन B जो होता है वो PA × PB होता है, और हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, PA यूनियन B इज इक्वल्स टू PA + PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये होता है फॉर्मूला। तो पुट अगर कर देता हूँ मैं तो हम लोग के पास फॉर्मूला निकल जाएगा, PA यूनियन B की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3/5, फिर प्लस PA है 1/2, P माइनस 1/2 × P, तो ये हो जाएगा 3/5 - 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 P। इसको इससे पहले भी सॉल्व किए हैं, सेम क्वेश्चन को, तो आंसर आया था 1/10, तो 1/10 इक्वल्स टू 1/2 P, P इज इक्वल्स टू 2/10, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/5 आंसर। तो P की दो वैल्यूज़ निकल गई, एक बार निकला है 1/10 और एक बार निकला है 1/5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में बोला है कि इसको डिफ्रेंशिएट करके बताना। ठीक है, ऊपर वाला ज़्यादा इजी है, नीचे वाला भी सेम है, ज़्यादा अंतर नहीं दोनों में, दोनों इजी हैं। ठीक है, तो
ऊपर वाले को बनाने में भी उतना ही मेहनत लगेगा जितना नीचे वाले को बनाने में लगेगा। उस हिसाब से हम लोग बना लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे ऊपर वाले को बना कर देखते हैं। तो जो आंसर दिया है उस आंसर में क्या हो रहा है, इस आंसर में सिर्फ x आ रहा है, dy बाई dx में सिर्फ x आ रहा है, तो इससे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है। साइड चेंज करते हैं, तो x अंडर रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई कॉमन लेने पे वाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये पूरा पार्ट जो था ये पूरा इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा, तो बचा एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। साइड चेंज कर देते हैं, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स को उधर भेज देते हैं, तो y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। वाई की वैल्यू क्या निकल जाएगी, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करने पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन डिवीज़न रूल से करेंगे। तो डिवीज़न रूल क्या बोलता है कि y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, मतलब d बाई डी एक्स का और 1 प्लस एक्स एज इट इज़ माइनस d बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स का और x एज इट इज़ अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा माइनस का माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया तो बचा 1 प्लस एक्स, माइनस का माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, बचा x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर बच रहा है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉजिटिव नंबर हुज सम इज़ 16 एंड हुज प्रोडक्ट इज़ whose sum is 16 cube is minimum और वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है, हाउ फार सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द एज इज 10 सेंटीमीटर। दोनों में सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी बन जाता है। ठीक है, ऊपर वाला भी सेम है लेकिन सेकंड वाला जल्दी इजी बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 बना रहे हैं और वाला, तो 16th क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग दिया, मतलब dv बाई dt दिया हुआ क्वेश्चन में, ये दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर ये क्यूब है तो क्यूब का साइड मान लेते हैं, साइड लेट साइड ऑफ क्यूब इज़ x, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा x क्यूब और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, टू फाइंड ds बाई dt ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर और ds बाई dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12x। इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए, 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से बाई। ठीक है, कैसा आएगा बताओ, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा ds अपॉन dt अपॉन dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 12x अपॉन 3x स्क्वायर, कैंसिल आउट कर दिए, 4 बचा और x बचा, और इस ds अपॉन dt अपॉन 3 वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू 9 दी हुई है, इक्वल्स टू 4 अपॉन x की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। तो ds अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 9 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये हो गया 36 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू 3.6, और क्योंकि सरफेस एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। तो ds बाई dt
इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, क्वेश्चन नंबर 17। An urn has 5 red balls and 5 black balls. A ball is drawn, noted, return, and 2 extra balls of the same color is added. ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ठीक है, ये ज़्यादा नीचे वाला ज़्यादा इजी है, इसी को बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि a dice is tossed thrice. What is the probability of getting at least one odd number? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा इसका? सैम्पल स्पेस, अगर एक डाइस हो तो क्या निकलता है? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 आउटकम हो सकते हैं। अब बोला कि इवेंट ई है इक्वल्स टू गेटिंग एन ऑड नंबर। गेटिंग एन ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हम लोग के पास? ये कौन कौन से हैं? 1 3 और 5, मतलब 3/6। कैलकुलेशन के बाद क्या मिलेगा? 1/2। और ई डैश मतलब नॉट अ गेटिंग ऑड, ये हो जाएगा 1 - 1/2, और इसकी वैल्यू भी क्या मिल जाएगी? 1/2। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। सेम प्रोबेबिलिटी निकला। ठीक है, अब कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं कि एटलीस्ट 1 बोल दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि सभी के सभी इवन आ जाए, तीनों के तीनों टॉस में क्या आ जाए? इवन आ जाए। ऐसी प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट इवन, सेकंड भी इवन, और थर्ड भी इवन, ऐसा हो सकता है PE डैश इंटू PE डैश, सभी इवेंट इवन आ जाए। तो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/8। अब इसका उल्टा P एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 1 ऑड नंबर, तो मान लेता हूँ PF था, और वो हो जाएगा 1 - 1/8, दैट इज इक्वल टू 7/8 आंसर। तो PF आंसर क्या निकल गया? 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक है फंक्शन वाला जिसमें उसका इन्वर्स निकालना है, दूसरा है एक रिलेशन का क्वेश्चन जिसको हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन वाला क्वेश्चन बड़ा पड़ेगा, इसलिए हम लोग फंक्शन वाला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि फंक्शन f जो है वो एक सेट से डिफाइन है 1 2 3, और जो इसका रेंज निकलना चाहिए वो होगा A B और C पे, ऐसे 2 सेट पे डिफाइन है। और डेफिनेशन दी है F1 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? A, F2 इज इक्वल्स टू है B, और F3 इज इक्वल्स टू गिवन है C। अगर साइड चेंज करें इसका तो बन जाएगा F इनवर्स A इज इक्वल्स टू 1, F इनवर्स B इज इक्वल्स टू 2, F इनवर्स C इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसका जो F इनवर्स जो फंक्शन होगा, F इनवर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? F इनवर्स जो होगा वो क्या निकल जाएगा? F इनवर्स का डेफिनेशन होगा कि उसकी मैपिंग जो होगी वो A B C से डिफाइंड है, और जो उसकी वैल्यू मिलती है वो किसमें मिलती है? 1 2 और 3 पे मिलता है। अगर सेम क्वेश्चन को हम लोग इस साइड से सोचें कि अगर F इनवर्स को भी कुछ मान लेता हूँ, F इनवर्स X को मान लेता हूँ G। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। इसका क्या मतलब निकलेगा? GA इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, GB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और GC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। साइड अगर चेंज करते हैं तो क्या निकलेगा कि G इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू A, G इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू B, और G इनवर्स C इज इक्वल्स टू 3। अगर इसको अरेंज करते हैं तो क्या पता चलता है हम लोग के पास कि G तो जो था वो था GX, तो F इनवर्स है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं F इनवर्स
इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू ए, एफ इनवर्स 2 इज इक्वल्स टू बी, एफ इनवर्स सी इज इक्वल्स टू 3। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तो ए बी और सी आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये पूरा क्या है, एफ के बराबर है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ये हो गया एफ इनवर्स निकल गया यहाँ पर। और ये जो इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था, ये दूसरा सेकंड क्वेश्चन ये हो गया कि एफ इनवर्स एफ के बराबर है। बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी दो क्वेश्चन दिए हुआ है। एक क्वेश्चन में बोला है कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, और एक में बोला है दिए हुए के मैट्रिक्स का सिर्फ माइनर और कोफैक्टर निकालना है, और ये नीचे वाला कंडीशन को प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। तो माइनर क्या क्या निकलता है, M11, M12, M13, M21, M22, M23, माइनर बात कर रहे हैं, M31, M32, M33 पुट करते हैं। तो जब M11 निकालना होगा हम लोगों को, M11 निकालते समय हम लोग क्या करते हैं कि M11 के टाइम पे जिस लाइन पे 1 1 आ रहा है, इस लाइन पे और इस लाइन पे आ रहा है, उसको हाइड कर देते हैं। तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास, बचेगा मॉड 5 -1 1 2। ठीक है, फिर क्या बच गया, M12 के लिए इन दोनों को हाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 3 -1 0 2। M इसको निकालते हैं, दोनों को हाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 5 0 1। M21 निकाल लेते हैं। M21 के लिए किसको हाइड करेंगे, M21 के लिए इसको हाइड कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 0 4 1 2। फिर अगर निकालना है हम लोगों को M22, तो बीच वाले एलिमेंट को हाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 4 0 2। M23 कितना होगा, M23 के लिए इसको हाइड कर लेंगे, तो हो जाएगा 1 0 0 1। M31 के लिए हम लोग हटा देंगे इसको, तो हो जाएगा 0 4 5 -1। M31 के बाद M32 निकालना है, तो M32 के लिए इसको हाइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 4 3 -1। लास्ट हो जाएगा M33, तो ये हो जाएगा 1 0 3 5। अब इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो पहले वैल्यू क्या निकलेगा, इज इक्वल्स टू 10 -1 मतलब 11 हो गया। ये कितना निकल जाएगा, 6 -0 मतलब 6 हो गया। ये हो जाएगा 3 -0 3 हो गया। ये हो जाएगा 0 -4 -4। ये हो जाएगा 2 -0 2। ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 0 -20। ये हो जाएगा -1 -12 -13। ये हो जाएगा 5 -0 5। ये निकल गया माइनर। अब इसी का बोला है कोफैक्टर क्या होगा, तो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इक्वल्स टू 11, जो लिखा है उसको ऊपर लिख देते हैं, 6 3 -4 2 1 -20 -13 और 5। अब इसमें प्रॉपर्टी होती है कि हम लोगों को जो ऑड पावर होते हैं उनका साइन चेंज करना होता है। तो ऑड पावर में कौन कौन आ जाएंगे, ये आ जाएंगे पूरे। इस शेप को याद रखिएगा, इन्हीं का ऑड पावर होता है। तो इस हिसाब से सिर्फ इनका साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6,
ये +4, ये +13, ये -1, आंसर निकल गया। ये हो गया एडजॉइंट। अब लास्ट में पूछा है कि A31 मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है और A11 A12 फर्स्ट वाली लाइन से, तो -20 इंटू 1 +13 इंटू 0 +5 इंटू 4 कितना हो जा रहा है? ये हो जाएगा -20 +20 दैट इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना था। देयरफॉर क्या निकल गया? A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 इक्वल्स टू क्या होगा? 0। किसी भी रो को किसी भी कॉलम से, इसके किसी भी रो को अगर इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट निकलता है, और किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलता है? 0। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x² + y² जो सर्कल होगा उसका एरिया निकाल करके बताइए बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग पहले सर्कल बना लेते हैं। हम लोग के पास कितने एक्सेस हो जाएंगे? 2 एक्सेस हो जाएंगे। पहला एक्स एक्सिस वाई एक्सेस हो गया, फिर ये एक्स एक्सिस हो गया, और इसमें हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। सर्कल का जो सेंटर होगा वो ऑरिजिन होगा, क्योंकि जो इक्वेशन दी हुई है वो x² + y² इज इक्वल्स टू a² दिया हुआ है। तो जो इसके एंड्स होंगे वो क्या होंगे? ये होगा a0, ये होगा -a0, ये होगा 0a, और ये होगा 0 - a। इस तरह से हम लोग के पास क्या मिल चुका है? एक सर्कल मिल चुका है। अभी सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल के एरिया में हम लोग पहले क्या मान लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं पतला सा वर्टिकल स्ट्रिप ABCD, और इस वर्टिकल स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो क्या होगा? इसका जो एरिया होगा वो होगा y/dx। जो टोटल एरिया निकलेगा क्या निकलेगा? इस पूरे पार्ट का, इस पूरे सेक्शन का एरिया क्या निकलेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन y/dx। और एरिया ऑफ सर्कल की अगर बात करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल क्या निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू निकलेगा 4 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स इंटू करना पड़ेगा। इसमें से y निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा? √a² - x²। तो क्या निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन का लिमिट देखते हैं क्या लेंगे ना, 0 से लेकर के a तक। तो 4 इंटीग्रेशन 0 से a √a² - x²। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 4 x/2 √x² + a² प्लस a²/2, और हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, और लिमिट होगा 0 से लेकर के a तक। अब इसमें क्या करेंगे? एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व करना है। या माइनस आएगा, सॉरी, a² - x² आएगा, और लिमिट पुट करनी है। तो जब x के जगह पे a पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 4 का 4, ये हो गया 0, प्लस a²/2, यहाँ बचेगा क्या? साइन इनवर्स a/a माइनस, और 0 पुट करने में पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो क्या आंसर बचा? 4 इंटू a²/2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। तो कैंसिल हो गया, आंसर बच रहा है πa²। और वैसे भी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr² होता है। यहाँ पर भी एरिया ऑफ सर्कल क्या निकल गया है? πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालिए। तो दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। इस क्वेश्चन को निकाल रहे हैं हम लोग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर d है तो फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड, और जो आंसर आएगा हमें इसे पॉजिटिव लेना है। तो कितना आ जाएगा? b1 निकाल लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। b1 क्या है? तो क्वेश्चन दिया हुआ है r इज इक्वल्स टू i + 2j + 3k, और
और प्लस लैम्डा i माइनस 3j प्लस 2k। और दूसरे वाला लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस k। a1 क्या निकलेगा, i प्लस 2j प्लस 3k। और a2 क्या निकलेगा, 4i प्लस 5j प्लस 6k। b1 क्या निकलेगा, i माइनस 3j प्लस 2k। और b2 क्या निकलेगा, 2i प्लस 3j प्लस k। तो पहले निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2। तो i j k 1 माइनस 3 2 2 3 और 1। तो i इंटू माइनस j इंटू प्लस के, i इंटू हो जाएगा माइनस 3 2 3 1, j इंटू 1 2 2 1 और k इंटू 1 माइनस। तो कितना आ जाएगा, i इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस j इंटू 1 माइनस 4 प्लस k इंटू 3 प्लस 6। तो माइनस 9i माइनस 3j और प्लस 9k। तो ये क्या निकल गया हम लोगों के पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या निकल गया, ये निकल गया b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड क्या हो वो भी निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 81 प्लस 9 प्लस 81। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ये 162 प्लस 9 तो 171। तो अंडर रूट 171। अब क्या करेंगे, जो b1 क्रॉस b2 निकला है उसका डॉट a2 माइनस a1 भी निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस a1 क्या निकलेगा, ये निकलेगा 2 माइनस 1 i सॉरी a2 माइनस क्या निकलेगा, 4 माइनस 1 i प्लस 5 माइनस 2 j और प्लस 6 माइनस 3k। तो 3i प्लस 3j प्लस 3k। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसके साथ, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या निकलेगी, डॉट प्रोडक्ट निकालना दोनों का। तो हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई i वाले को i वाले से, तो माइनस 27, j वाले को j वाले से प्लस 9 और प्लस 27। 27 से 27 कट गया तो आंसर बच गया 9। तो डिस्टेंस कितना बचेगा, 9 अपॉन अंडर रूट 171 का मॉड। ठीक है, ऐसे करके हम लोग के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, एक सेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेट में हम लोग इसके बाकी क्वेश्चंस जो होंगे और भी क्वेश्चंस जो बचे उनको बना लेंगे। ठीक।